अलकायदा का ऐसा कहना या अलकायदा जो तथाकथित अलकायदा के नाम से इस तरह के कार्य कर रहे हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। मैं मुसलमानों तुमसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर बीजेपी ने तुम्हारी कौन सी भैंस जो है, कौन सी तुम्हारी गाय पानी से हटाई है कि जिसकी तुम्हें इतनी एलर्जी हो गई है? आखिर तुम कब अकल से काम करोगे? कब इन तथाकथित नेताओं का इस्तेमाल होते रहोगे? मैं उन तथाकथित नेताओं में अतीक अहमद को भी गिनता हूँ, मैं मुख्तार अंसारी को भी गिनता हूँ। क्या तुम्हारा काम जो है ये बाहुबलियों से कहीं तुम्हारा काम अटक रहा है? क्या कोई तुम नंबर 2 का काम करते हो? क्या तुम्हें इस्लाम ने कहीं जो है बेईमानी सिखाई है? काफ़ी साहब ये बताइए, अलकायदा ने मैगजीन जारी की 7 पन्नों की, उसमें कहा गया हम अतीक अहमद कांड का बदला लेंगे, तो इसको कितना सही मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मामले पे अलकायदा जैसे संगठन बोल रहे हैं और कहना है कि वो एक मुस्लिम नेता था अतीक अहमद? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अलकायदा जैसे आतंकी या जो भी पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान को ख़त्म करने वाले लोग हैं, उन्हें मैं सिरे से नकारता हूँ और उनकी कोई हैसियत ना हिंदुस्तान में है और ना हो पाएगी, और ना ही वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को। ये अलग बात है कि बहुत भोले भाले मुसलमान हैं, क्योंकि अनएजुकेटेड हैं, ज़्यादातर बेचारे गरीब लोग हैं वो, मगर उसके बावजूद भी क्योंकि मूल तौर से जो भारतीय मुसलमान हैं वो इस मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में से उन्हें प्यार करते हैं। तो ऐसा मैं ये समझता हूँ कि अलकायदा का ऐसा कहना या अलकायदा जो तथाकथित अलकायदा के नाम से इस तरह के कार्य कर रहे हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा सरकार से, केंद्र की सरकार से भी और उत्तर प्रदेश की सरकार से भी, और जहां पूरे देश के जो अन्य राज्य उनसे भी, कि ऐसे असामाजिक संगठनों पर और उन संगठनों से जुड़े हुए लोगों पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, जिससे वो ऐसा माहौल बर्पा ना कर सके, क्योंकि मुसलमानों को वर्गलाने का प्रयास वो करेंगे। अतीक अहमद एक अतीत हो गया। अतीक अहमद का क्या उनका काम था, क्या नहीं था, तो वो तो सारा मामला बिल्कुल अब फिनिश हो गया है। उनके जो काम थे, जैसे हमने पढ़ा है कि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। तो सारे फैसले दुनिया ही में होते हैं, यही जन्नत है और यही जहन्नम है। मैं समझता हूँ कि जैसा करेंगे उसका जो, अगर आप अगर आम का बाग लगाएंगे तो आम आएगा, और बबूल के कांटे बोएंगे तो उस पर कांटे ही आएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अतीक अहमद को लेकर के इस तरह का एक माहौल बनाना और ऐसा माहौल बर्पा करना, ये कोई उचित बात नहीं है। वो एक हादसा था, वो हो गया। और मैं समझता हूँ कि अतीक अहमद की जिस तरह से उसकी हत्या हुई है, उस हत्या में आप ये तो कह सकते हैं कि उसमें लापरवाही हुई है पुलिस की, और उस लापरवाही का संज्ञान लेते हुए मैं समझता हूँ कि यूपी के अंदर ऐसा भी पहली बार हुआ है कि 17 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि वो इसमें इंसाफ करेंगे। उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है दोष सिद्ध होने पर। ये पहला एग्जाम्पल सेट होगा यूपी के अंदर, और वो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो किसी के साथ नाइंसाफ़ करेंगे। नाइंसाफ़ी का मतलब तो हो ही नहीं सकता, वो तो सन्यासी आदमी है, ईश्वर की खोज में निकले हैं। जो ईश्वर के अंदर यकीन रखता हो, विश्वास रखता हो, वो ईश्वर के बंदों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। काफ़ी साहब, आपको लगता है क्या योगी जी न्याय कर रहे हैं लोगों के? नहीं, देखिए, योगी जी का अब तक का कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया हो। अब इसका कोई उन्होंने ऑर्डर दिया था क्या? कोई आदेश तो दिया नहीं, उन्होंने कोई आदेश तो नहीं दिया। ये तो जिन पुलिस वालों की लापरवाही है उन पे कार्रवाई शुरू की। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो आप ये कह सकते थे कि भाई उनकी कहीं सहमति हो सकती है। ऐसा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से वो कार्य कर रहे हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह उनके कार्य हैं, और उन्हें और अपने अंदर और शफाफियत लानी चाहिए। बल्कि मैं तो उमेश पाल की उस हत्या के बारे में जिक्र करूँगा कि जो लोग उसे भूल रहे हैं कि जब उमेश पाल की हत्या होती है तो नहीं, उसमें जो एक पहलू है सामने, मैं जिसे कहना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से आपके ज़रिए से मुसलमानों के उन प्रोफेशनल लोगों को, तथाकथित लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज राजनीति का रुख कहाँ मुड़ गया है। राजनीति यहाँ मुड़ गई है कि आज मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त असेंबली के अंदर
लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं, तो उनके सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नेता सदन ये कहते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और इन माफियाओं को जिसने पैदा किया है वो भी नहीं बच पाएंगे। मैं समझता हूँ कि इन माफियाओं को पैदा करने में और मुसलमानों को के साथ में घड़ियाली आंसू बहाकर उनका हितैषी साबित करने में जो अखिलेश यादव और उनके परिवार का रोल है, तो क्या मुसलमानों का वो समझदार तबका इन सारी चीज़ों को कभी समझने का प्रयास करेगा? अभी बिहार में पीके जो प्रशांत किशोर हैं, मैंने उनकी एक वीडियो देखी, बड़ी प्यारी बात उस शख्स ने कही है कि ये जो लोग तुम्हारा, मैं मुसलमानों को ये बात कह रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा वोट ले रहे हैं और आप वोट सिर्फ इसलिए देते हो कि ये कहते हैं कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं, बीजेपी को हरा सकते हैं। तो जब तुम बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहे हो और तो वो उनके नज़दीक भी तुम्हारी कदर नहीं और तुम्हें वहाँ से ठेल दिया जाता है, तुम्हें वहाँ से हटा दिया जाता है। यानी आप ये समझिए कि आप वोट भी दे रहे हो और आपको उसका कोई लाभ भी नहीं। मैं मुसलमानों तुमसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर बीजेपी ने तुम्हारी कौन सी भैंस जो है, कौन सी तुम्हारी गाय पानी से हटाई है कि जिसकी तुम्हें इतनी एलर्जी हो गई है? आखिर तुम कब अकल से काम करोगे? कब इन तथाकथित नेताओं का इस्तेमाल होते रहोगे? मैं उन तथाकथित नेताओं में अतीक अहमद को भी गिनता हूँ, मैं मुख्तार अंसारी को भी गिनता हूँ। क्या तुम्हारा काम जो है ये बाहुबलियों से कहीं तुम्हारा काम अटक रहा है? क्या कोई तुम नंबर 2 का काम करते हो? क्या तुम्हें इस्लाम ने कहीं जो है बेईमानी सिखाई है जो तुम्हें कहीं इन बाहुबलियों के पास जाने की ज़रूरत पड़े और वो बाहुबली तुम्हें ये कहें कि हम ही तुम्हारे मसीहा हैं, हम ही तुम्हारे निजात दहिंदा हैं? मैं आज ये देख रहा हूँ कि मुसलमानों के उन अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि किसी एक दल को, विशेषकर बीजेपी को हराने के लिए आपका लामबंद होना, आपका उनके बारे में अपीलें करना, ये अनुचित है, ये देश के हक़ में नहीं है, ये आपके हक़ में नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी, ये तो ईश्वर ने भेजे हैं यार। जब तुम कहते हो कि तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़लील कर देता है। तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जब तुम कुरान के ऊपर तुम्हारा यकीन है, अल्लाह पर तुम्हारा यकीन है, तो बताओ इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला जब अल्लाह है तो हुकूमतें अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त होती है। तो तुम इन पहलुओं को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो और इन लोगों का शिकार क्यों हो रहे हो जो तुम्हें वर्गला रहे हैं कि तुम मानो? कासमी साहब, अतीक अहमद एक तरीके से हत्या हुई, कहा जा रहा है कि मुस्लिम नेता था, मुस्लिमों का नेता था, उसकी हत्या कर दी गई और कहा जा रहा है कि शहीद बताया जा रहा है। नहीं, वो कोई ये कहे कि मुस्लिमों का नेता था, भाई मुस्लिमों का नेता कैसे था? वो कोई नेशनल लेवल का ना नेता था, वो एक स्थानीय तौर से, मैं मानता हूँ कि वो एमएलए बने, मैं मानता हूँ कि वो पार्लियामेंट के अंदर रहे, मगर मैं ये बात कह देता हूँ आपसे कि वो मुसलमानों का नेता नहीं बल्कि स्थानीय नेता थे। और जैसे हमारा लोकतंत्र का जो हमारा ढांचा है, सारे लोग तो उनकी मजार में जाके तिरंगा चढ़ा रहे थे। नहीं, ये तो असल में ऐसा है ना कि सिर्फ क्योंकि उन्हें पता है ना कि मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना है, उन्हें इमोशनल बनाना है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ख़ासतौर से प्रयागराज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अरे यार, हमने तो उस मोमेंट के अंदर जो हमारा अन्ना हज़ारे का मोमेंट था, उसके लिए एक अकेला आदमी एक गुनहगार है पूरे देश का। अगर उस वक्त मैं फिर ये बहुत दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, अगर उस वक्त प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर आकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा न लगाते और देश के अंदर वो परिवर्तन की बात ना करते, देश के अंदर गुजरात का मॉडल न लाते, तो ये देश अगर फिर से कांग्रेस रिपीट हो जाती तो वही तुष्टीकरण की राजनीति होती, ये मुसलमान और नीचे चला जाता। आज मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से, मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं और पूछना चाहता हूं कि जिस तरह का माहौल आज देश के अंदर बना है 2014 के बाद, कहीं कोई दंगा नहीं है। कहीं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सबसे आधा उत्तर प्रदेश तो आधा देश है हमारा, आधा देश है। आप बताइए कि जिस तरह से जितने दंगे हुआ करते थे, जितने सांप्रदायिक के फसाद हुआ करते थे, क्या कोई हुआ?
और उसका नतीजा आज ये कि हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे यानी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, मैं तो इन जनरल ये बात कहता हूँ कि बच्चों की जो प्रोग्रेस है, लड़कियों की जो प्रोग्रेस है वो कितनी है यूपीएससी के अंदर। आज हमारे उत्तर प्रदेश की लड़कियां जो हैं वो अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो आप देखिए अभी बहुत सारे अनेकों मिसाल में दे सकता हूँ। ये 2014 के अंदर जो यूपीएससी में बच्चे आए हैं, ख़ासतौर से मुसलमानों के भी बच्चे जब आए तो वो कैसे आए? जब पीस होगा तभी तो पढ़े लिखेंगे आप। भाई मैं गौरव आपसे पूछूं कि अगर पीस का माहौल नहीं होगा, तनावपूर्ण माहौल होगा, तो आप भी डरेंगे निकलते हुए। क्या पढ़ेंगे आप? नहीं पढ़ सकते। मैं अपने घर से इन बातों को देखता हूं कि हमारे बच्चे उस वक्त पढ़ते हैं जब घर का माहौल अच्छा होता है। साहब, आप तो उत्तर प्रदेश में रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो ये बताइए कि आपने पहले अतीक अहमद के बारे में क्या सुनते थे? पहले उनका क्या माहौल रहता था और आज की सरकार ने कितना बदला? नहीं भाई, हम अतीक अहमद के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानते ना, हम सुनते थे, इसीलिए तो हमने कहा, अरे अब ये जो हालात आए ना निकल करके, पहले तो हम समझते थे कि जब 2014 में वो जीत का है तो उस वक्त तो एक फहरिस्त आती थी कि कितने मुसलमान जीते, तो उसमें देखा भाई कोई अतीक अहमद भी हैं, बस बात ख़त्म हो गई। तो पता चला कि ये 4 बार एमएलए भी रह चुके हैं। फिर रफ्ते रफ्ते अभी जो ये प्रकरण हुआ, ये उमेश पाल का, या उससे पहले राजू पाल का जब हुआ था, जब राजू पाल का मर्डर हुआ था, तो उस वक्त ये चीज़ें हाईलाइट हुई। तो वो जाहिर बात है कि उसमें क्या हुआ, मायावती की शायद गवर्नमेंट थी, वो जेल में चले गए और उसके बाद में वो जेल में रहे। तो होगा कोई नेता, अगर वो वाकई मुसलमानों के हितैषी होते, नेता होते, तो यकीनी तौर से वो कहीं दौरा करते, कहीं दिल्ली में भी नज़र आते हैं, कहीं पूरे देश में नज़र आते हैं, तो हमें भी पता चलता है कि भाई ये मुसलमानों के मसीहा है, ये मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। इन लोगों का तो एक काम होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे आज एक प्रचलन करप्शन का चल गया है ना, जो कमीशन खोरी चली है, इसी तरह से ये लोग थे कि ये क्या करते थे कि ये इनका काम ये था कि जो कमज़ोर तबकात हैं, गरीब लोग हैं, उनमें 100 में से आपने 1% आपने बांट दिया, 9% आपने अपने पास रख लिया और उसके लिए उससे जो है वाहवाही मिल गई। जैसे आज़ादी से पहले हमारे क्रांतिकारी थे, मैं उन्हें डाकू नहीं कहता हूँ, सुल्ताना डाकू जी, वो वाकई क्रांतिकारी थे। वो अंग्रेज़ों को, नवाबों को, ज़मींदारों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। तो इन्होंने उन लोगों को कुछ थोड़ा सा किया कि अपनी, मगर इनकी जो रॉबिन हुड वाली छवि बनाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं भारत के लोगों से, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के लोगों से, हिंदू मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि आप एक बार को अपने आप को उत्तर प्रदेश और भारतीय बनाइए और अच्छे लोगों को आगे लाइए। और समस्त पॉलिटिकल पार्टियों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, बहुत उनसे हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मगर एक भारतीय होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, आप जो हैं अपने अच्छे लोगों को आगे लाइए। पार्लियामेंट के अंदर जितने दागी लोग हैं उनके ऊपर प्रधानमंत्री जी कार्रवाई करके आप अच्छे लोगों को लाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे लोग जब आएंगे तो इस देश का नाम रोशन करेंगे, जैसे हमारे एक गरीब घर से निकल कर के आने वाले इन दोनों महाअनुभवों ने किया है, यानी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने जो नाम रोशन किया है। ये किसी बाहुबली के घर पैदा नहीं हुए, किसी नेता के घर पैदा नहीं हुए, किसी राजा के घर पैदा नहीं हुए। आज एक आम आदमी के घर में पैदा होने के बाद ईश्वर ने उन्हें इज्जत दी है। और मैं ये कहता हूँ कि ये हुकूमत जो होती है वो अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त होती है, ईश्वर का प्रसाद होती है। अगर उन्हें अल्लाह ने, ईश्वर ने ये इज़्ज़त दी है तो हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ, अगर कहीं आप कोई ज़्यादती देख रहे हैं, कहीं कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो मैं ये बात कहूँगा समाज के सरकर्दा लोगों से कि आप उन्हें जाकर के अवगत कराइए, बताइए, मगर आप तो खुद ईमानदार नहीं हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ तो खुद ईमानदारी नहीं है, वहाँ तो खुद ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वहाँ तो हाल ये है कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता। तो जब वो खुद ईमानदार नहीं है तो वो किसी हुक्मरान के सामने अपनी बात को जाकर रख कैसे सकते हैं।